नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना ख़ान और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उवैस रबानी साहब। और आज का स्पेशल शो है आप सबको, पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान से बाहर जहां भी पाकिस्तानी बसते हैं, उन सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, आज ईद का दिन है, आज खुशी का दिन है। और क्यों ना हो, क्योंकि इस दिन पाकिस्तान जो है दुनिया के नक्शे पे उभरा था। और इस दिन ही हम अपने बुज़ुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों को याद करते हैं। हमें एहसास होता है कि मुल्क कितनी मुश्किलों से हमें मिला है। हम सलाम पेश करते हैं अपने कायद को, अपने रहनुमा को, अपने मोहसिन को, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, जिनकी क़यादत में बर्र सग़ीर के मुसलमानों ने यह मुल्क हासिल किया है। हमारे बुज़ुर्गों ने खून दिया है। इसी बात को मैं आगे करते हुए उवैस, मैं आपसे भी कहूँगी कि शुक्रिया आपका मोना। और सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, सलामती उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं, और सलामती उन कदमों पे जो मुल्क की मोहब्बत के लिए उठते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। सुहानी नमूद जहाँ की घड़ी थी, तबस्सुम फ़िशां ज़िंदगी की कली थी। ज़मीं को था दावा कि मैं आसमां हूँ, मकां कह रहा था कि मैं लामकां हूँ। कहीं शाख हस्ती को लगते थे पत्ते, कहीं ज़िंदगी की कली फूटती थी। जुस्तजू जिस गुल की तड़पाती थी, आए बुलबुल मुझे, खूबी किस्मत से आखिर मिल गया वो गुल मुझे। आज ख्वाब से ताबीर तक एक ऐसा पैगाम लिए हम बैठे हैं कि जिसमें हम उन शख्सियात को, उन मेहमानों को अपने प्रोग्राम में मदऊ करके आप और आपसे आगे जाने वाली नस्लों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये मामला ख्वाब का है और ख्वाब की ताबीर देने वाले शख्सियात यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। ख्वाब जो देखा गया था उसको बयां करने वाली शख्सियात यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। 72 और 73 साल के सफ़र को मज़ीद आगे ले जाने वाली शख्सियात यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। मैं मोना से गुजारिश करूँगा कि आज के मेहमानों का तारुफ तो कराएँ। जी उवैस, आपने इतनी बड़ी बात, इतनी प्यारी बात की है कि हमारे सीनियर्स यहाँ पे बैठे हैं और आज हम लोग इनसे सीखने के लिए बैठे हैं। क्योंकि इन्होंने ये बात भी की कि हमारी आने वाली नस्लों ने सीखना है, हम सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो मैं इजाज़त चाहूँगी कि सर, मैं आप लोगों का तारुफ कर पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज आप लोग इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हमारे साथ हमारे सीनियर मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, जो कि फॉर्मर डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस कराची यूनिवर्सिटी रह चुके हैं, फॉर्मर वीसी नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी के भी रह चुके हैं। सर, और क्योंकि इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, आज कोशिश रहेगी कि जो इनका एक्सपीरियंस है, जो इनके तजुर्बात हैं, हम उनसे सीख सकें। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सरोज लोधी साहब, जो कि वाइस चांसलर हैं NED यूनिवर्सिटी के। सर, थैंक यू सो मच सर। और साथ ही हमारे मौजूद हैं ये कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर साहब, जो कि एनालिस्ट भी हैं और हम ये कहें गाजी हैं, जिन्होंने नेवी में सर्व किया है। ये भी हमारे लिए एजाज़ की बात है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें भी वेलकम करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा जाहिदी साहिबा, जो कि राइटर हैं और करंट अफेयर एनालिस्ट हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, तमाम मेहमान बहुत ही उम्दा हैं, मौजू बहुत ज़्यादा उम्दा है। और जिस जगह पे हम तशरीफ़ फरमा है, यानी हम सब जहाँ महफिल बज़म सजाए बैठे हैं, ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार है। ये वो जगह है कि जहाँ से हमने अहद व पैमान लिया है और इंशाल्लाह इसको जारी व सारी रखेंगे। कमांडर साहब तशरीफ़ फरमाएँ। 28 साला खिदमात हैं इनकी पाकिस्तान नेवी में, और उसके बाद भी इनका अज़म बड़ा बुलंद है। किताब भी इनकी आने वाली है, अंधेरी रात का सूरज। यानी ये मुस्तकबिल में झांक कर देखने की ख्वाहिश रखते हैं, तलब रखते हैं, और दूसरों के अंदर भी ये तशनगी बेदार करने वाले हैं। कमांडर साहब, इकबाल का ख्वाब क्या था और हम कहाँ तक पहुँचे? इकबाल का ख्वाब तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक बहुत उम्दा ख्वाब इकबाल ने देखा था, और उसकी ताबीर के लिए फिर जदोजहद भी शुरू हुई। और कायद, जिनके पहलू में आज हम बैठे हैं और एक आज़ाद मुमलिकत में आज़ाद सांसें ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये असल में यही ताबीर बनना था, ये ख्वाब। लेकिन जहाँ इस कौम ने आज खड़ा होना था, मतलब 74 साल का जो वक्त है, ये कोई कम वक्त नहीं है। सही। जहाँ हमें आज होना चाहिए था, अफसोस की बात यह है कि वहाँ हम नहीं पहुँच सके। हम आज भी टुकड़ों में बटे हुए हैं, हम आज भी फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, आज भी लसानियत की बातें हो रही हैं, आज भी सूबाइयत की बातें हो रही हैं, आज भी लसानियत की बातें। कब इन चीज़ों से हम हर जगह तो ऐसा नहीं हम एक कौम बनेंगे? हर जगह तो ऐसा नहीं है। मैं इससे इख्तिलाफ भी करता हूँ। मैं भी इख्तिलाफ करना चाहूँगी, क्योंकि हम आपको पता है कि हम यंगस्टर्स में, तो आप अगर इजाज़त दें हमें शामिल करना चाहें, हम बड़े पुरुमीद हैं कि आने वाला पाकिस्तान बहुत रोशन होगा, बहुत आगे जाएगा। ये उम्मीद तो 47 में भी
थी, ये उम्मीद आज से 20 साल पहले भी इसी थी, उम्मीद ये को तो इसी उम्मीद के साथ हम आगे अपने डॉक्टर साहब से बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब बात करते हैं, क्योंकि आप उस्ताद भी हैं, उन्होंने उम्मीद की बात छेड़ ही दी है, तो हम ज़रा उम्मीद पे वापस जाएंगे। आप देखते हैं, क्योंकि बच्चे, मैंने खुद भी आपसे सीखा है, मुझे ये बताएं, आजकल के जो बच्चे आते हैं बहुत सारे ख्वाब सजाकर, बहुत सारे एम्स आपके उनके होते हैं, तो जब आपके पास आते हैं तो आप उनमें पोटेंशियल देखते हैं कि नहीं, इस मुल्क ने आगे बढ़ना है, हमने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पाकिस्तान टेलीविज़न काबिल मुबारकबाद है कि इन हसीन लम्हात में कायद की बारगाह में हाज़िरी का ये मौका दिया, और दरून खाना दिल के गहराइयों से मुबारकबाद उन मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानियों से जिन्होंने आज 14 अगस्त या हर पल कायद के पैगाम को और पाकिस्तान के उन्वान को अपनी ज़िंदगियों का उन्वान बना लिया। ज़बरदस्त। और यही वो उन्वान ज़िंदगी है जो वफ़ा की ताबीर और तावील को ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर एक ज़िंदा कौम की हैसियत से पूरी दुनिया में ज़िंदगी देता है। वरना ज़िंदगी वो ज़िंदगी नहीं जो हाथ की तहरीक या ज़बान की तहरीक से नज़र आती है। हक है। आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में सिर्फ हम ये अर्ज़ करना चाहते हैं जी। कि आपने हमें एक ऐसी कामयाब क़यादत दी कि अगर आप वो क़यादत इखलास नीयत के साथ न देते, और वो जुरत, वो हौसला जो इकबाल के शाहीनों को आसमानों पर न देते, और फ़िक्री तदबीर मंजिलत के साथ पाकिस्तान के नौजवानों को रास्ता न बतलाते, क्या बात है, तो आज भी हम ज़िंदगी की उन अंधेरों के अंदर भटकते कि जो अंधेरे सिवाय ग़ुलामी की जंजीरों के कुछ भी नहीं, और ग़ुलामी के अहकामात के कुछ और नहीं देते। अगर कोई कमांडर है तो वो पाकिस्तान की बदौलत है। क्या बात, कोई प्रोफेसर है तो इस वतन अजीज़ क्या बात के साए तले है, वरना मेरी क्या हैसियत है कि मेरे वजूद पर और मेरी ज़बान में ये ताकत हो कि मैं कह सकूं कि मैं एक गैरतमंद कायद का ग़ुलाम हूँ, जिसने पाकिस्तान को बनाया, संवारा, दिया, और वो गयूर लोग जो पाकिस्तान की सरहदों पर, आसमानों पर और पानियों पर इसकी हिफाजतों की जिम्मेदारी लेते हैं, वो सब के सब, और वो लिखने वाले, बोलने वाले, सोचने वाले और फ़िक्री तनाजुर में ज़िंदा कौम की हैसियत से जब मुनज़्ज़म होते हैं, क्या बात है, तो वो 65 हो, 70 हो, 47 हो या इससे पहले का अरसा हो, वो ये बतला देते हैं कि गांधी से गुफ्तगू हो रही है जी, 1945 हवाला दे रहा हूँ जी, और क्रिप्स मिशन जो था वो नाकाम हुआ है। वहाँ गांधी पूरी ये कोशिश करता है कि शिमला के बाद, शिमला जिसमें वो शामिल खुद नहीं हुआ, कि किसी तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना इस बात को मान लें कि हिंदुस्तान एक कौमी नज़रिए की बुनियाद पर, कौमी वहदत की बुनियाद पर अगर आज़ादी हासिल करेगा तो 10 करोड़ मुसलमान जो हिंदुस्तान के हैं वो फलाह व कामरानी भी हासिल कर सकेंगे। जिन्ना ने एक बात, क्या बात है, कुर्बान जाइए इस जहन के, ये जहानत, जिन्ना ने कहा कि गांधी तुम्हारी मैं हर बात गौर से सुन रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि हम एक कौम हैं, हम दो जुदागाना कौमें हैं, हम दो जुदागाना अलामतें हैं, हम दो जुदागाना इजहारिये हैं। और अगर तुम ये कहते हो कि हम दो भाई हैं, तो भाई का तस्वुर भी हमारे यहाँ कलमे की बुनियाद पर। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात कही है। ये जो दो कौमी नजरिया है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किसी हिकमत, किसी ख्वाहिश, किसी इरादे, किसी तरबियत, किसी दोस्ती, किसी नजरिए के बुनियाद पर नहीं अपनाया। सिर्फ एक बुनियाद थी कि जिस गयूर कौम की क़यादत मैं कर रहा हूँ, उस गयूर कौम से एक दिन मुझे वापस भी जाना है। और यही वजह थी डॉक्टर साहब, जब गवर्नर जनरल, यूनाइटेड गवर्नर जनरल का आपको ओहदा दिया जा रहा था, तो मना कर दिया कि चालाक बुढ़े, मुझे नहीं चाहिए, माइनॉरिटी नहीं बनना, मेजॉरिटी बनना। बहुत खूबसूरत बात की। इसके बावजूद भी जी आप देखिए कि जिस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुखातिबत का अंदाज इख्तियार किया है, तो जो स्टेफर्ड क्रिप्स जब ये बात करता है कि उसका वफ्द कराची आ रहा है और उसके बाद अब उसको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली में ये महीना 21 मार्च 23 मार्च के सामने है, 1942 की बात कर रहा हूँ। 23 मार्च को आप अपनी करारदाद पाकिस्तान दे चुके हैं, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और साथियों ने और गयूर मुसलमानों ने, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा जो बिके हुए मुसलमान थे, जो मुनाफिक मुसलमान थे, जिन्होंने कांग्रेस का साथ देकर ये समझे कि शायद पाकिस्तान नहीं बनेगा, उन गयूर मुसलमानों ने जिस वक्त इस बात को महसूस किया, तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब का विजन देखिए, वो कहने लगे कि ये क्रिप्स का जो डेलीगेशन आ रहा है,
ये हिंदुस्तान के मसाइल हल करने पर ये आईनी तजावीज़ देकर ये बतलाना चाहता है कि हिंदुस्तान के लिए कौन सा नज़्म मुमलिकत हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो। तो उस दिन जिस दिन ये दिल्ली में है, उस दिन 23 मार्च सारे हिंदुस्तान के मुसलमान मनाएंगे। सही है, बहुत खूब। एक बात है वैस, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे एक बात ऐड करने अभी की बात करती हूँ कि जिस तरह से हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, अभी जिस तरह से हमने कहा कि अजान हो जाने दे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कानों तक अजान पहुँचती है, यही सबसे बड़ी आज़ादी है। हम आराम से अपनी मस्जिदों में जाके नमाज अदा करते हैं, हमारी बच्चियाँ जाती हैं। एटलीस्ट यही वो चीज़ थी जो हमारे कायद ने, जो उन्होंने कहा था कि इस्लामी असूलों के मुताबिक हम ज़िंदगी बसर कर सकें, इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती। तो डॉक्टर सरोज से पूछना चाहता हूँ मैं, लोधी साहब, आखिर वो जो ख्वाब देखा गया था उसको हासिल करने में अभी कितना वक्त और लगेगा? क्योंकि आप तो उस खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं जो इस पे बड़ा गहरा तजुर्बा भी रखता है, गहरी निगाह भी रखता है, और जी शऊर लोग हैं माशाअल्लाह। कोई मामूली नाम थोड़ी है पाकिस्तान। तो आगे कितना फासला है मंजिल तक पहुँचने में? देखिए, कादी साहब ने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती से चीज़ों को उस डायरेक्शन में ले गए। मेरे थोड़ा सा राय ज़रा सा मुख्तलिफ है। हम बहुत आसानी से नाउम्मीद हो जाते हैं। मैं पिछले 40 साल से 18 से 22 साल के बच्चों में हूँ, और मैं पूरे यकीन से और वसूख से कह सकता हूँ कि इन 18 से 22 साल बच्चों में जो वलवला मैंने पाया है, जो हुब्बुल वतनी मैंने देखी है, जो इस मुल्क से मोहब्बत देखी है, वो किसी से कम नहीं है। मेरे वालिदैन और आई एम श्योर कि हम जो यहाँ सीनियर लोग बैठे हैं, उन्होंने उन्हीं गोदों में परवरिश पाई है। और वो जो असासा था जो उन्होंने तारीख़ का, उस वलवले का, उस मोहब्बत का जो हमें दिया, वो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसको उसी के तौर पे अमानतन अगली नस्ल को पेश करें। इस आज के माशरे में बज़ाहिर बहुत नेगेटिव चीज़ें नज़र आती हैं और ऐसा लगता है कि डिसइंटीग्रेशन है, लेकिन मेरा तजर्बा इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा। और उसकी वजह यह है कि आप कोई मैच देख लीजिए, कोई स्पोर्ट्स का इवेंट देख लीजिए, जिसमें हर आदमी जो है वो सब रंग, नस्ल, मज़हब भूल के पाकिस्तानी बन जाता है। सही। मैं अनफॉर्चुनेटली मेरी बदकिस्मती कि उस बच्चे का नाम भूल गया हूँ जिसने अभी जैवलिन में बड़ा ही नाम पाकिस्तान का पैदा कर दिया ओलंपिक्स में, राशिद जी। तो उस बच्चे ने अचानक से पूरी कौम को यकजा कर दिया, तो और उसको पूरी कौम ने ओन किया। तो ये कहना कि इसमें हमारे यहाँ कौमियत नहीं है या हमारे यहाँ पाकिस्तानियत नहीं है, मैं इससे कम्प्लीटली। और ये नारा तुम सुनते हैं, तुम जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं। साथ होना ही तो असल में असल चीज़ ये है कि मेरे जैसे लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो चीज़ जो हमें अमानतन हमारे वालिदैन से और बुज़ुर्गों से मिली है, जिन्होंने इस मुल्क को बनते देखा है और उस मुल्क के बनते में हिस्सा लिया है, वो उसी तरह से अमानतन हम आगे ट्रांसफ़र करें। खूबसूरत, खूबसूरत। और जब तक ये होता रहेगा और हम एक मशल से दूसरी मशल जलाते रहेंगे, ये सिलसिला कायम रहेगा, कायम व दायम रहेगा। आजकल के दौर में कमांडर साहब वॉरफेयर से ज़्यादा वाकिफ़ है। जिस तरह की अब हालात हैं, उसमें नेगेटिविटी क्रिएट करना बहुत आसान है, बहुत आसान। उस सब के बावजूद जो पाकिस्तानी कौम है, अल्लाह ताला ने जितना टैलेंट, जितनी कैपेबिलिटीज़, सलाहियतें हमें दी हैं, उसका किसी दूसरे से मुकाबला नहीं है। खूब वजह फरमाया आपने। डॉक्टर आयशा ज़ादी साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ तालीम के हवाले से, मुझे एक वफ़े पे भी जाना है, मगर साथ में मेरी ख्वाहिश है कि आपसे मौक़िफ़ लेके जाऊँ। हमने तालीम को अहमियत दी है, हमने इसकी ज़रफ़ियत, शरफ़ियत, काबिलियत, सलाहियत को समझा है, हमने एजुकेशन को सीरियस लिया है। हम ख्वाब को ताबीर में बदलने के लिए तालीम से किस हद तक इस्तेफ़ादा कर रहे हैं? देखें, अगर हम बहुत होपफुल हो के बात करें तो जैसे कि सर ने कहा, अगरचे मेरा ताल्लुक़ तो उस नस्ल से नहीं है जिसने पाकिस्तान बनते देखा, लेकिन उस नस्ल से है जिसने उन नस्लों के साथ वक्त गुजारा है। और जब हम उनसे वो हालात सुनते हैं जो पाकिस्तान बनने के वक्त थे और हम आज के हालात देखते हैं तालीमी तौर पे, अगरचे हम उस आइडियल को नहीं छू सके अभी तक, जो हमें जहाँ तक पहुँच जाना चाहिए था, जो हमारे टारगेट थे, जो हमारे साथ आज़ाद होने वाले दूसरे मुल्क हैं, चाइना है, साउथ कोरिया है और ममालिक हैं, तालीमी तौर पे वो कहाँ पर हैं, और हम उन सब से देखा जाए तो यकीनन बहुत पीछे हैं। लेकिन ये हकीकत है कि हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में, अपनी कच्ची आबादियों में तालीम मुहैया कर रहे हैं। मेरा प्रोफेशन इस तरह का है कि मुझे अक्सर कच्ची आबादियों में भी जाना पड़ता है, और वहाँ पे मैं आपको यकीन दिलाऊं, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने हर घर में बच्चों की किताबें खुली हुई देखी हैं। मतलब उस लेवल तक ये अवेयरनेस आ चुकी है कि तालीम कितनी ज़रूरी है। हाँ, तालीम
के बाद उसका इस्तेमाल कितना ज़रूरी है, बिलखसूस ख़वातीन के लिए, क्योंकि एज ए डॉक्टर मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ जो डॉक्टर बनती हैं वो बाद में प्रैक्टिस नहीं कर पा रही होती हैं। तो हम लोग तालीमी तौर पर बहुत बेहतर हो गए हैं। जहाँ हम 1947 में खड़े थे उसके मुकाबले में हमारा लिटरेसी रेट ख़वातीन में और मर्दों में दोनों बहुत बेहतर है। हमारे देही इलाकों में आज तालीम आम हो चुकी है, जगह जगह स्कूल्स हैं, जो भी उसका लेवल है, जो भी मयार और क्वालिटी है, फिर भी हमने अचीवमेंट्स हैं हमारी। और इसके अलावा हमारे डॉक्टर्स और हमारे इंजीनियर्स बहुत सारे तरक्की याफ्ता मुल्कों में जाते हैं तो वो एग्ज़ाम्स जो हैं ज़्यादा पास कर लेते हैं जल्दी एज़ कम्पेयर टू दूसरी कौमियतों के। अकाउंटेंट्स देखें छाए हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन हाँ, इस हैविंग सेड दैट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो टारगेट जो कायदे आज़म का जो ख्वाब था वो हम अभी अचीव नहीं कर सकें। और दूसरे मिनहसुल कौम, क्योंकि मेरे सामने इतने बड़े एजुकेशनिस्ट बैठे हैं तो उनके सामने मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हम लोग, और मेरा भी ताल्लुक़ मेडिकल तदरीस के शोबे से है, तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों को ये भी बताएं कि तालीम हासिल करना काफ़ी नहीं है, उसके बाद उसकी एक एप्लीकेशन होती है, उसका इस्तेमाल होता है कौमी डेवलपमेंट में और नेशनल बिल्डिंग में। आपने जो कंट्रीब्यूट करना है उसको ना भूल जाएं। एज ए ख़वातीन आप ये ना समझें कि आपका रोल सिर्फ घर तक महदूद है। घर यकीनन आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी प्रायोरिटी भी हो सकती है सर्टेन टाइम पीरियड्स में, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जो तालीम आपने हासिल की, जो एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर आपके वालिदैन ने सदियों तक, सालों तक की है, उस कुर्बानी को बिल्कुल फरामोश कर। इसमें सबसे ज़्यादा डॉक्टर साहब आप पे मैं आ जाऊँगी कि जिम्मेदारी क्या हमारे सीनियर्स पे आ जाती है, हमारे बड़ों पर आ जाती है कि वो आने वाले बच्चों को वो डायरेक्शन या चीज़ें बताएंगी या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल 100% बड़ों पे आएगी। और किस पे आएगी? और बड़ों में भी उन पर आएगी जिनको अल्लाह ने ये वक्त दिया है कि जिनके पास इनाना इख्तिदार है, हुकूमत है, कि वो जो फैसला साजी की तरफ जाते हैं वो कौन से फैसले कर रहे हैं। वो मसलियत का फैसला करते हैं तो कायदे आज़म को कोई पहचानता भी नहीं। सही फरमाया। देखिए, जो कौम फरोश होते हैं और जो कौमी सरफरोशी के साथ ज़िंदा रहते हैं, ये दो तरह की तारीखें हमारे सामने हैं। यजीद है, वो भी हुक्मरान था, लेकिन आज किस नाम से पहचाना जाता है? हुसैन। अल्लाह। ज़ाहिरी कोई इख्तिदार नहीं, लेकिन कायनात का हर इख्तिदार उनके पास है। सलाम। तो मामला ये कि मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने किरदार की बात की, और जिन्ना ने जो पहली, मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह तआला अलैह की जो पहली तारीख साज तकरीर है पाकिस्तान बनने के बाद, जो उन्होंने सियासी रहनुमाओं को, मुआशरे को दिया, उसमें कहा कि अहलियत को या सलाहियत को, मेरिट को ही बुनियाद बनाना। दूसरी बात उन्होंने तालीम के लिए कही। तीसरी बात कि अपने तासुब ना आने देना, इलाकाइयत ना आने देना, साथ ही साथ रिश्वत से दूर, और अपना एक ऐसा मुआशरा कि जो पाकिस्तानियत को और पाकिस्तान को फ़रोग दे, वो अपना शियार ज़िंदगी बनाना। ये अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन वो पैवस्ता रहे शजर से, उम्मीदें बहार रख। मैं इसके बावजूद भी नाउम्मीद नहीं हूँ कि जिस कौम ने, मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ ख़ास तौर पर, जिस कौम ने बबूल के कांटे से अपने सफ़र का आगाज़ किया हो, और वो कौम आज उस वीटो पावर के सामने खड़ी हो, और वो दुश्मन जो हर एतबार से कहता था कि पाकिस्तान तो बन ही इसलिए रहा कि इसे मिटना है, लेकिन आज भी अल्लाह का शुक्र है कि आप जैसे और बहुत सारे अहबाब ने जो कुर्बानियाँ दी इस वतन अजीज़ के लिए, पाकिस्तान को, आज जो नौजवान है पाकिस्तान का, उसमें सलाहियत है। आज पाकिस्तान के तालीमी इदारे, मैं इनसे मायूस नहीं हूँ। सरोज लोधी साहब ये साथ चुके बैठे हुए, तो मैं तारीफ़ इसलिए नहीं कर रहा कि खुदा न खास्ता कोई मुझे मफाद है इनसे, लेकिन मैं इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ कि वो NED जो आगे बढ़ रही है, उसमें नए डिपार्टमेंट्स कायम किए। हमारी कराची यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, भावलपुर यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, हायर एजुकेशन कमीशन है। इन्होंने मजमूई तौर पर नौजवानों की रहनुमाई की, इसीलिए वो जो कॉमनवेल्थ से लेकर दीगर जो स्कॉलरशिप्स थी, जो आपके जो 80% हिंदुस्तान लेकर जा रहा था, आज वो पाकिस्तान को मिल रही हैं। मैं खुद सिपैक के साथ काम कर रहा हूँ, हुकूमत चाइना के साथ इस वक्त भी काम कर रहा हूँ मैं। मुझे मालूम है कि पाकिस्तान के लिए हुकूमत चाइना ने अपने दरवाजे ऐसे खोल दिए हैं जैसे कोई एक सगा भाई दूसरे भाई के लिए खोलता है। जी कमांडर साहब, अगर हम बात करते हैं, हम अपनी अगर तारीख में वापस जाते हैं और हम देखते हैं जिस तरह से बर सग़ीर की मुसलमानों की जो कोशिश थी, और जो कायदे आज़म ने जिस तरह से बर सग़ीर के मुसलमानों एक रूप फूक दी थी, वो विजन दिया था, इतना आसान नहीं था क्योंकि वसाइल थे नहीं, कोई उनको कोई इस तरह से सपोर्ट भी हासिल नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया और पाकिस्तान वजूद में आया। आप क्या समझते हैं कि अगर हम अपनी तारीख में जाएं और उसी को आज देखते हुए, आज के अगर हम देखें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम इस पे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो एक मिसाल है हम सब के लिए। देखें, जो कायद की शख्सियत थी उससे तो हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि बहुत बाउसूल शख्स थे वो। कभी उन्होंने समझौता नहीं किया, कभी वो झुके नहीं किसी के आगे रब के अलावा, और यही वजह थी कि
इंतहाई मुश्किल हालात में भी जो है उन्होंने वो टारगेट्स अचीव किए जो वो करना चाहते थे। अब जो मुसलमान उस वक्त भी दो टुकड़ों में बट गए थे, हम सबको पता है कि तकरीबन आधे मुसलमानों ने उनसे इख्तलाफ किया, वो आज भी इंडिया में हैं और वो खुश व खुर्रम हैं, वो इधर नहीं आना चाहते। लेकिन हम पिछले 74 सालों में हमने जो जंगें लड़ी, हमने दूसरों की जंगें लड़ी। हमें भी चाहिए था कि हम भी अपने कायद के बताए हुए जो उसूल थे, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, उनको मजबूती से थाम के हम एक कौम बनते, हम मेहनत करते, हम आगे बढ़ते और हम दुनिया में सुरखरू होते। चाइना की बातें आज हो रही हैं, चाइना देखें हमसे बाद वो आज़ाद हुआ और आज वो दुनिया में कहाँ खड़ा है कि इस वक्त उसने पूरी इकनॉमिक्स की जंग है इस वक्त दुनिया में। जो इकनॉमिकली सरवाइव करेगा मुल्क, वही जो है वो आगे रूल करेगा, ठीक है। तो इस वक्त वो जो रवायती जंगें हैं वो अब ख़त्म हो गई हैं। वेपन इतने मतलब बड़े बड़े वेपन्स बन गए हैं कि अब वो तबाही है अगर कोई जंग उस तरह की हो। तो आजकल अगर आपने किसी को हराना है तो इकनॉमिकली हराना। इकबाल की बार बार हम हवाला दे रहे हैं इकबाल के ख्वाब का। ऐसी तारीख रात में जिसमें अंधेरा छाया हो, इकबाल ने क्या सोचा था और फिर वो कौन से लोग थे जिन्होंने इकबाल के ख्वाब को सराहा और फिर कायद में क्या नज़र आया इकबाल को, कहा कि अनकरप्टेबल, अनपरचेजेबल है? बिल्कुल, देखें इकबाल तो वो तो शख्स ही एक डिफरेंट किस्म के थे, वो एक ही थे, वो एक ही थे। मैं नहीं समझता कि उन जैसा कोई दूसरा मतलब पैदा हो सकता है। और जो विज़न इकबाल को रब ने दिया था, अब उनकी शायरी में ख्वाह वो आज़ादी की जो बात की, जो नौजवानों की उन्होंने बात की, जो उन्होंने ऊंची मंजिलों की बात की, या इवन जो मज़हब का कॉन्सेप्ट दिया इल्लामा इकबाल ने, वो आज तक कोई और नहीं दे सका। मैंने बहुत बारीकी से इकबाल को पढ़ा है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इकबाल की चीज़ों को फॉलो करूँ। इकबाल का जो फ़लसफ़ा है, अगर वाकई उस फ़लसफ़े पे अगर अमल हो जाए तो शायद हम दुनिया में नंबर 1 कौम बन जाएं। अच्छा। हमारे सारे ये फ़िरका वारियत ख़त्म हो जाएगी अगर हम इकबाल के मोमिन बन जाएं। अच्छा। क्योंकि इकबाल का मोमिन कुरान का मोमिन है। क्या बात है। वो अल्लाह का मोमिन है, ठीक है। उसको हमने छोड़ दिया, हमने कुरान को छोड़ दिया, हम पड़ गए फ़िरकों में, हम बट गए। और बटी हुई कौम, देखिए जब तक हम वापस नहीं आएंगे, जब तक वापस हम उस यकजहती की तरफ नहीं आएंगे जिसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सही, ठीक है। हमने तालीम तो दी, हमने करैक्टर्स नहीं बनाए, अच्छे इंसानों की कमी है आज, सही। आज हमारे मुल्क में अच्छे इंसानों की कमी है, जबकि मेरा रब भी कहता है कि सबसे पहले इंसानियत है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप अच्छे मुसलमान भी नहीं हो सकते। इकबाल ने भी कहा, सारी इबादत रायगा हैं, ऐसे ही कहारियो गफ्फारियो, अगर वो आपको अच्छा इंसान नहीं बना, चार अनासिर हो तो यही सब तो इकबाल ने पेश किया अपनी शायरी में। मैं ये बात समझने की खातिर पूछना चाहता हूँ और मजीद सवालात भी मेरे जहन में आ रहे हैं। नई नस्ल देख रही है कादरी साहब, प्रोफेसर साहब, वो जो ज़माना था, क्या वलवला था कि तहरीक बपा हुई, एक अपना मुल्क चाहते थे, ऐसे माहौल में कि जब साम्राज्य है, अंग्रेज़ है, फ़रंगी है, ये ख़याल, ये तसव्वुर, ये टीम जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग उस ज़माने में लीड कर रही है, या मुस्लिम लीग का ख़याल कैसे आया, कौन हीरोज़ थे जमा? कायदे तो नाराज़ होकर चले गए थे, लौट के कौन आए और वापस कौन लाया? जो तसव्वुर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 1906 का, और उसके बाद उसमें इन्हिताद भी होना और जो उसमें अशराफिया के तबके का एक किरदार नवाबों का, फिर उसके बाद उसको अवामी सतह पर लाना, वो जिसकी मेंबरशिप बड़ी महंगी कर दी गई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको 1 रुपये का कर दिया था कि एक आम आदमी शरीक हो सके। देखिए ये जो क़यादत है ना, मैं एक पॉलिटिकल साइंस का अहम सा तालिब इल्म हूँ और हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि नारा कोई मकबूल नहीं होता, क़यादत उस नारे को मकबूल बनाती है। सही। मोहम्मद अली जिन्ना की बहादुरी, उनकी फ़िक्री बसीरत और खुशनसीबी से इकबाल का साथ, बार बार आप अल्लामा इकबाल की बात कर रहे हैं, इकबाल को समझने के लिए कितने फ़ीसद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अपने जहन को तैयार किया होगा, नस्ली तासुबात से निकल कर, इलाकाइयत से निकल कर, रूहानी मिजाजों के साथ इल्म इलाहियात को पढ़ने वाला इकबाल, जिसके लिए एन मैरी शिमिल ये कहती है कि मैंने तो इंसान को, इंसानियत को और इस्लाम को इकबाल की वजह से सीखा है और समझा है। क्या बात है। जर्मन की प्रोफेसर है, कोई हमारे और आपके कहने पर नहीं लिखेगी वो बैठकर,
इसी तरीके से डॉक्टर थियोडोर राइट जूनियर ने जो जुमला लिखा था वो इकबाल की नज़र कर रहा हूँ कि मैंने मुसलमानों के किरदार को इकबाल की उस तहरीर से समझा है जिसमें उसने इत्तेहाद की बात नहीं की बल्कि मुत्तहिद करके दिखा दिया। वाह। ये डॉक्टर थियोडोर राइट जूनियर है जो जिंदा अमेरिका का बहुत बड़ा कैरेक्टर है। एस्पिसिटो जो अमेरिका का बहुत बड़ा लिखने वाला है सितंबर 11 के बाद। हम पढ़े तो सही, हम तो सिर्फ यहाँ बैठकर गुफ्तगू कर लेते हैं। किरदार के भी गाजी होना होगा, फिक्री एतबार से उस तरफ लौटना होगा जहाँ मोहम्मद अली जिन्ना ने खुले अल्फाज में ये बात कही थी कि वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जिस कौम में नौजवान शामिल ना हो जी, जिस कौम में मर्दों के शाना बशाना खवातीन शामिल ना हो जी। बच्ची को सुनकर बेइंतहा मुझे खुशी हुई कि ये उन रिमोट एरियाज में या उन इलाकों में जाकर काम कर रही है जहाँ पर लोग अक्सर व बेशतर जाना पसंद इसलिए नहीं करते कि कोई बीमारी ना लग जाए जी। ये बच्चियाँ हमारी बेटियाँ हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं वहाँ जाकर। मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जुमला कहा तालिब इल्मों से, कहा कि तुम्हारा काम सिर्फ ये नहीं है कि तुम किताबों को और क्लासरूम्स को देखो जी। तुम्हारा बुनियादी काम यह है कि तुम अमली तौर पर इन किताबों से वो सीखो जो हम तुम्हें सिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो अब जो हम सिखा रहे हैं मुराद ये है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या सिखाया, दयानतदारी, रवादारी, इंसाफ। और उस वक्त भी उन्होंने नस्ली मुनाफरत को महसूस किया था कि उर्दू और बंगाली, उस चीज़ को महसूस किया था, अकीदे की जंग को भी महसूस किया था, सबको जोड़ दिया। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1945 में, पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ तहकीक की बुनियाद पर, जिस वक्त उन्होंने जुमला कहा कि मुझे पता है कि मुस्लिम अक्सरियती इलाके, सिलहट का नाम लिया उन्होंने, आसाम का नाम लिया, बंगाल का नाम लिया, पंजाब का और सिंध का और दीगर जो पंजाब वगैरह, ये सारे इलाके हैं। कहा कि हम ये जानते हैं कि हमारे ये वो इलाके हैं जो पाकिस्तान के लिए हमेशा तैयार हैं, और अगर बरतानवी हुकूमत 100 बार भी ये बात कहेगी जी, और कांग्रेस 100 बार भी ये बात कहेगी कि कांग्रेस मुसलमानों के नुमाइंदा है या मुसलमान इलाकों को वो बहैसियत नुमाइंदगी देकर कांग्रेस के हवाले करेंगे, तो हम इसके लिए तैयार नहीं है। क्यों कि बरसगीर पाको हिंद के मुसलमानों का मुकद्दर सिर्फ एक मुल्क है और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान 3 बार लफ्ज कहा है उन्होंने जी जी जी। और ये आज भी और आज मायूसी के नहीं, और आज हम भी कह रहे हैं पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ कहना चाह जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रही हैं आप? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर अभी भी हमारे नौजवानों में या किसी के जहन में ये कन्फ्यूजन है कि हमारी मुस्लिम अक्सरियत या मुस्लिम आबादी का जो सेगमेंट हिंदुस्तान में रह गया वो खुश है, तो ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए सबके जहनों में। और जो कुछ वहाँ पे अभी हो रहा है और जितना हम लोग कांटेक्ट में भी रहते हैं, सबके बहुत सारे लोगों के वहाँ रिलेटिव्स हैं और मिलने वाले हैं, बिल्कुल, तो सबको ये नज़र आता है कि हाँ, अगर कोई एज ए मुस्लिम सर्वाइव करना चाहे इंडिविजुअली या मुस्लिम इस्लामिक सोशल सिस्टम में कोई वहाँ रहना चाहता है, तो फिर वो वहाँ बिल्कुल खुश नहीं रह सकता। हाँ, अगर वो इस्लाम को या इस्लाम के बहुत सारे उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ करके वहाँ पे रह रहा है, तो वो शायद खुश रह सकता है। इसीलिए मैं सिर्फ, जैसे कि परवीन शाकिर ने कहा था, और ज़ाहिर है हम सब ने यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात देखी हैं, तकलीफ़ें उठाई हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगी बहुत सारे स्पेशली वहाँ रह जाने वाले मुसलमानों के हालात देख के मैं कहूँगी कि वक्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है। यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक पाक से है। बस मैं अंजुम में क़बा सितारों की पहनी मैंने, और मेरी सारी फजीलत इसी पोशाक से है। क्योंकि यही चीज़ जो है, ये होप जो है, ये एक्चुअली अगर परवीन शाकिर के अल्फाज में आई है, तो जैसे कि हम लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं, हमें अल्लामा इकबाल ने दी है। ये विज़न, ये क़यादत का जो मयार है, ये हमें अल्लामा इकबाल ने और कायदे आज़म ने दिया है। और अल्लामा इकबाल ने इसलिए आइडेंटिफाई कर लिया था कायदे आज़म में कि शायद वही हैं, उन्हीं में ये सलाहियत है कि वो मुसलमानों को इस मंजिल तक ला सकते हैं। क्योंकि अपनी शायरी में तो वो कहते हैं कि अक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। और फिर आगे वो कहते हैं कि नौमीद ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो कहते हैं कि नौमीद ना हो, नौमीदी ज़वाले इल्म इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। और मर्द मोमिन को वो मज़ीद एक्सप्लेन भी करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल हालात ख़राब हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें वैसे नज़र नहीं आती हैं जैसे एक आइडियल सोच के मुताबिक हो सकती हैं।
तो अल्लामा इकबाल की शायरी में हमें ये मैसेज भी मिल जाता है कि हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन। वक्त बदल भी जाता है, हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। और ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है लेकिन हकीकत में है कुरान। और इकबाल ने इसको दवाम दिया है और मुसलमानों ने समझा है इस पैगाम को। मुझे अगर अल्लामा इकबाल के अशार, उनके ख्याल, उनकी खुदी का अमली कोई नमूना और इस्तियारा नज़र आता है तो बेशक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसकी खूबसूरत मिसाल है। खुशनसीब तरीन दौर है वो जिसमें इकबाल और कायद एक साथ नजर आ रहे हैं। क्या हसीन इम्तिजाज है कि इकबाल आसमानों से वो उलूही अफकार को लिख रहा है और कायद उसको अमली ताबीर दे रहा है। क्या खूबसूरत। और उस जमाने में इकबाल उस जमाने में जो नामुमकिनात थे तो इकबाल ने कहा था कि मेरी खुशनसीबी है कि मैंने उस दौर में जन्म लिया जब अंधेरे हैं और अब उजालों का सफर शुरू। तेरी दुआ से कज़ा तो बदल नहीं सकती मगर इससे ये मुमकिन कि तू बदल जाए। तेरी खुदी में हो अगर इनकलाब पैदा, अजब नहीं कि ये 400 बदल जाए। लोधी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ और ये सवाल बतौर खास पूछ रहा हूँ। हमने वो वाकया भी देखा है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी में खिताब फरमा रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कैसा पाकिस्तान, ये तस्वुर इससे पहले सुना नहीं, देखा नहीं। कायद कहते हैं कितने लोगों के पास साइकिल है, तो सब हाथ उठाते हैं। कहते हैं कितनों की साइकिल के पास सामने लाइट लगी हुई है कानून वक्त के मुताबिक, एक हाथ उठता है। कायद कहते हैं ये है मेरा पाकिस्तान, कानून का पासदार, वफा शियार, लॉ अबाइडिंग सिटीजन। नहीं, इस तरह का सिटीजन बनते बनते कितना टाइम लगेगा? और फिर वो लोग जो हीरोज थे जिन्होंने हिजरत की, वहां से यहाँ तशरीफ लेकर आए, किस मिजाज के लोग थे, क्या अकीदे थे, क्या खुलूस था? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बाद मामलात में हम वो उस जगह तक नहीं पहुँच पाए जहाँ तक हम पहुँचना चाहते थे। लेकिन मेरे लिए उससे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि इंडिविजुअल लेवल पे हर आदमी की ख्वाहिश है कि उस लेवल पे पहुँच जाए। क्या बात। हो सकता है कलेक्टिवली ख्वाहिश ना हो। और इसकी मिसाल ये कम उम्र डॉक्टर साहिबा हैं जिन्होंने किस खूबसूरती से अपने दिल की बात अल्लामा इकबाल की और परवीन शाकिर की ज़बान में बयान की। ये वो लोग हैं जो हमारा फ्यूचर है। ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ जो तालीम के मैदान में जितना कुछ होना चाहिए था वो शायद अभी तक हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि इससे नाउम्मीद हो जाया जाए। इसमें जो अगर आप दुनिया भर में देख लें तो जो कौमों में तब्दीलियाँ आती हैं, जो ड्रास्टिक चेंजेस आती हैं, वो लीडरशिप से आती हैं। और ये शायद निज़ाम कुदरत भी है। मेरी नज़र में जो इस दुनिया में सबसे बड़ा लीडर पैदा हुआ है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपकी वो शान है कि आपके 1400 साल गुजरने के बावजूद भी आपके आशिकीन की तादाद कम नहीं हुई है। ये है लीडरशिप और यही ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप कोई दुनिया की कौम उठा के देख लें तो ट्रांसफॉर्मेशन और तरबियत आती है लीडरशिप से। सही। आप चाइना की मिसाल बार बार दी जा रही है। चाइना में तब्दीली लीडरशिप से आई है। मलेशिया ले लें, सिंगापुर ले लें, कोरिया ले लें, हांगकांग ले लें। अच्छा, होता ये है कि असल में मैं एक मिसाल दूंगा कि चाइना और सिंगापुर को आप कंपेयर करें, एक दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और एक दुनिया का छोटा तरीन मुल्क है, लेकिन दोनों में एक बात मुश्तरक है कि उनकी इकॉनमीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और उनकी इकॉनमीज़ स्ट्रॉन्ग होने की वजह गुड क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स है। अच्छा। और गुड क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स होने की वजह एक ट्रू लीडरशिप है। और अल्लाह ताला हमें भी कोई अच्छा लीडर दे, दिया ना, कायद आज़म जैसा दिया ना। नहीं, आज के दौर की बात कर रहा हूं। कायद आज़म के जैसा लीडर तो अल्लाह करे अगर पैदा हो जाए तो हमारी तकदीर कौम को उस लीडर की खासियत क्या थी, क्या क्वालिटी थी उस लीडर में? देख, उस लीडर में खामियां क्या थी? कोई एक खामी नजर नहीं आएगी आपको। वाह वाह। दयानतदार, ईमानदार, उसूल परस्त, किसी को आज तक कोई आपने फेवर नहीं दिया। उन्होंने लोग चंदा देने आए तो उन्होंने कहा कि चंदा देने आए तो मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं है, बाहर चंदा दे के चले जाओ। क्या बात। तो बात ये कि उस कैरेक्टर का आदमी, सही। और वो आएगा तरबियत से। सही। हमने अनफॉर्चुनेटली तरबियत पे वो तवज्जो नहीं दी है। ठीक। और कायदे आज़म के बाद स्लोली ग्रेजुअली जो रोल मॉडल्स होते हैं सोसाइटी में वो डिप्लीट हो गए। कोई रोल मॉडल नहीं है यूथ के लिए कि जिसको फॉलो करे। कायद आज़म ने एक उसूल कायम किया, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। कमाने साहब, डिसिप्लिन का बड़ा गहरा ताल्लुक है फौज का। कौम भी डिसिप्लिन हो सकती है यकीनी तौर से, मगर उस वक्त की लीडरशिप, मुस्लिम लीग किस हद तक आपको डिसिप्लिन नजर आती है अपने अज़म में कायम, और वो लोग जो हिजरत करके आ रहे हैं किस हद तक बिखरे हुए हैं, किस हद तक निखरे हुए हैं? देखिए, अगर उस दौर की बात की जाए तो मुत्तहिद तो हुए जब ही तो इतना बड़ा टारगेट अचीव किया और आज हम आज़ाद बैठे हैं इधर। जी।
लेकिन बात वहीं आ जाती है कि लीडरशिप ने मुत्तहिद करना होता है। जो नारे हैं उनको जो अमली जामा वो तो लीडर पहनाता है। तो इस कौम में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये लोग डिसिप्लिन भी हैं। ये क्यों दुबई में जाके ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड पार करते हैं? यही मजदूर हमारे तो डिसिप्लिन तो हैं। यहाँ लाल सिग्नल पे रुकते नहीं, क्योंकि इनको एक निज़ाम चाहिए। जिस दिन इस कौम को निज़ाम मिल गया, एक रब्त का निज़ाम, ये एकदम से उठ जाएगी ये कौम और ये दुनिया पे छा जाएगी इंशाअल्लाह। उस निज़ाम की कमी है, वो उस रब्त की कमी है, वो ज़ाब्ते अखलाक की कमी है, उन कैरेक्टर्स की कमी है। जिस दिन हमने ये रियलाइज़ कर लिया कि हमें ये सब कुछ चाहिए, ठीक है, उस दिन इंशाअल्लाह। और देखे, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। मैं और आप बैठ के इधर उधर उंगलियां उठा सकते हैं, आसान काम। लेकिन अगर हम सब ये सोच लें कि आए इस मुल्क को आगे लेके चलना है, आए हम मुत्तहिद हों, आए हम आगे बढ़ें, कंस्ट्रक्टिव सोच लेकर, कंस्ट्रक्टिव सोच अगर हम सब रखें तो फिर ज़रूरी नहीं है कि लीडर ही इस मुल्क को बदलेंगे। क्या अगर लीडरशिप से हम नाउमीद हो गए हैं तो हमारे अंदर भी तो एक लीडर मौजूद है ना। आप भी लीडर हैं, मैं भी लीडर हूँ, ये भी लीडर हैं। आए मिल के आगे चलते हैं, आए मिल के एक सिस्टम बनाते हैं, आए अपने मोहल्ले को सही, सबसे पहले अपने घर को सही करते हैं, फिर अपने मोहल्ले को सही करते हैं, फिर अपने शहर को सही करते हैं। आए सफाई करते हैं। अगर निस्फ ईमान है सफाई, तो क्यों कचरा गली के नुक्कड़ पे आए उठाते हैं? आपने लीडर वाली जो बात की है, मुझे वो ख्याल आ रहा है कि उस वक्त हम एक कौम थे, हमें एक लीडर की तलाश थी। अब हम भी लीडर हैं, आप भी लीडर हैं, तो हमें एक कौम की तलाश पड़ गई है। डॉक्टर आयशा, ये बात समझने की गर्ज से पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान का नाम कब इस्तेमाल हुआ? कहते हैं कि 1940 में 23 मार्च के जलसे के बाद ये अफवाह फैली और फिर पाकिस्तान एक मुनज़्ज़म अंदाज से इस्तेमाल होना शुरू हुआ। उस वक्त के जवानों में इस वक्त के जवानों में क्या फ़र्क है? फ़र्क जैसे कि हम लोग ये डिस्कस भी कर रहे हैं कि फ़र्क मेनली लीडरशिप का है और लीडरशिप के मयार का है। जिस मयार के लीडर्स हमारे पास उस वक्त थे, ना सिर्फ अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म थे, बल्कि लियाकत अली ख़ान थे और लोग थे, सर सैयद अहमद ख़ान उससे पहले थे, सरदार अब्दुल रब नश्तर साहब थे, बिल्कुल। तो उस लेवल की लीडरशिप का काफ़ी हद तक हमें इस बीच के अरसे में फुकदान नज़र आता रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं पैदा हुआ, कुछ लोग आए, कुछ अच्छे लोग आए। इवन हमारी जो करंट लीडरशिप है, मैं सारी लीडरशिप की बात नहीं कर सकती, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, मैं उनको बिल्कुल एक न्यूट्रल किस्म का ये एनालिसिस दे सकती हूँ कि मैंने इस आदमी को देखा है जिसके ऊपर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, जबकि और मुझे कोई लीडर ऐसा नज़र नहीं आता जिसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम आते हैं। और फिर ये वो वाहिद आदमी है जिसको मैं अपने बचपन से आज तक देख रही हूँ कि इन्होंने जो कहा है वो ज़रूर करके दिखाया है। इन्होंने कहा था कि मैं इंडिया को इंडिया में हराऊंगा, और ये उस वक्त उन्होंने क्रिकेट की हद पे बात की थी, उन्होंने वो करके दिखाया। मेहनत की और अल्लाह ताला कामयाबी देता है। फिर 92 में इन्होंने कोशिश की और अल्लाह ने इन्हें कामयाबी दी। इन्होंने कहा मैं कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगा, इन्होंने जितना कहा उतना ज़रूर करके दिखाया। फिर इन्होंने ये कहा था कि मैं कोई भीख की सीट या इस तरह से मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाऊँगा बग़ैर इख्तियार के। एंड ही स्ट्रगल फॉर 22 ईयर्स। तो इस हद तक, काफ़ी हद तक हमें लीडरशिप क्वालिटीज़ में ये चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये कायदे आज़म के मयार तक पहुँचने कहाँ तक पहुँचते हैं और टीम उस तरह की मिलती है, यानी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस हद तक ज़रूर कह सकते हैं। दूसरे ये कि लीडरशिप का मयार भी, अब क्योंकि हम अल्लामा इकबाली हमारे रहनुमा हैं और हम सब के लिए बिल्कुल, तो उन्होंने कहा है कि निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जाँ पुरसोस, यही है रख्ते सफ़र मीर कारवां के लिए। जी डॉक्टर साहबा, अगर हम बात करते हैं ख़वातीन के हवाले से, आप ख़ुद भी ख़ातून हैं, क्योंकि जब हम तारीख़ में जाते हैं हम अपनी ख़वातीन को, जो उस टाइम पे जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो बहन हैं फ़ातिमा जिन्ना, हम उनका जिक्र कैसे यहाँ पे ना करें, उनकी जितनी कोशिश थी, उन्होंने अपने भाई को जितना सपोर्ट किया, और हम उन ख़वातीन को देखते हैं क्योंकि उनकी बहुत हद तक सपोर्ट रही है। तो आप उस हवाले से क्या कहना चाहेंगी उनके किरदार के हवाले से? मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के किरदार के हवाले से मैं कायदे आज़म ने उनके बारे में कहा है कि मेरी बहन जो है मायूसी और मुश्किल के अंधेरी रातों में मेरे लिए एक रोशन चिराग की अहमियत रखती थी। कि फ़ातिमा जिन्ना के बारे में उन्होंने कहा है, और पाकिस्तान बनने के बाद भी जो फ़ातिमा जिन्ना की कंट्रीब्यूशंस रही है सोशल और पॉलिटिकल लेवल्स पे, वो हम सब के सामने है। एटलीस्ट उनकी कोशिशें हमें नज़र आती हैं। और उससे पहले अगर हम उनका रोल पढ़ें तहरीक पाकिस्तान में, तो वो बहुत ही क्लियर है कि उन्होंने जिस तरह से कायदे आज़म को सपोर्ट किया, तो ये बात सामने साबित होती भी नज़र आ रही है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और कायदे आज़म जैसे लीडर के पीछे उनकी बहन का यकीनन हाथ था। लेकिन अब जब हम मौजूदा पाकिस्तान की बात करें, और मैं क्योंकि अपनी ज़िंदगी के अभी तक के तजर्बों से ये भी ज़रूर कहूँगी
कि हर कामयाब औरत के पीछे भी स्पेशली हमारी सोसाइटी में किसी मर्द का हाथ होता है। तो ये बातें ख़वातीन को भी एक्नॉलेज करनी चाहिए, काम चलते हैं, बिल्कुल साथ मिलके करना चाहिए चलता है। और ये भी बात सही है कि अगर किसी खातून के साथ उसके फादर ना हो एक तवील अरसे तक, जो सपोर्ट उसे चाहिए, अगर वो कुछ बनना चाहती है तो उसकी सलाहियतों पे उसे यकीन किया जाए और उसको वो इक्वल मौके दिए जाएं, तो ये शायद मर्द हजरात या स्पेशली फादर्स ऐसा कर सकते हैं जिनकी बेटियां हैं, और बाद में अगर शौहर भी कर सकें तो। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि जो मेन रोल है ना वो फादर का है, क्योंकि अगर इंटरनल स्ट्रेंथ पैदा करनी है बेटी के अंदर कि वो अपने हस्बैंड को भी ये बात अंडरस्टैंड करा सकें कि मिल के काम करना होता है, तो ये रोल फादर्स का होता है। और बाद में यकीनन शौहर हजरात का भी होता है, जो अगर वो सपोर्ट ना करें तो बहुत सारी चीज़ें आगे नहीं चल सकती। तो हमारे माशरे में ख़वातीन के लिए मैं एक दफ़ा दोबारा ये कहना चाहूँगी कि तालीम हासिल करना तो बहुत एक्सेप्टेबल हो गया है, लेकिन उस तालीम को इस्तेमाल करना और सोशल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने के लिए जिस एनेबलिंग एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है वो ख़वातीन को अभी भी नहीं मिल रहा, चाहे वो आला तरीन मेडिकल, इंजीनियरिंग या कोई भी और टीचिंग की तरफ या किसी भी और शोबा ज़िंदगी में जाना चाहती हैं, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है जिसके ज़रिए वो ज़िंदगी में कुछ कर सकें। और ये सपोर्ट या उसकी एग्जांपल्स हमें कायदे आज़म की ज़िंदगी में उस ज़माने में भी नज़र आती है, और आज की औरत को भी उसी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ या आप हैं या हमारी जैसी बहुत सारी ख़वातीन हैं बज़ाहिर, लेकिन ये बात अभी भी हमारे माशरे के लिए यकीनन अनफॉर्चुनेट होगी कि यहाँ बैठकर हम उन लाखों करोड़ों ख़वातीन को अभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे पाकिस्तान की, जो एक्चुअली जिन्हें बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है और जिनको वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें एजुकेशन और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ज़रिए वो अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकें और कुछ कंट्रीब्यूट भी कर सकें ह्यूमैनिटी के लिए। बिल्कुल डॉक्टर साहबा, जहाँ हम बैठे हैं यहीं पे बल्कि मैं आपको चाहूँगा ख़वातीन व हज़रात, ये एक तारीख़ी जगह है इस हवाले से भी कि कायद आज़म का मज़ार यहाँ पर है और लियाकत अली ख़ान बेगम राना लियाकत अली ख़ान, और फिर तवातुर के साथ तसलसल के साथ आप देखते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो इस ही सरज़मीन की मुस्लिम दुनिया की पहली खातून करार पाई। ये पाकिस्तान का एक ख़ासा है जिसमें मज़ीद खूबसूरती और नज़ारे और रंग हैं। मैं प्रोफेसर साहब आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, और इसके पीछे एक हिस्ट्री है। मैं हिस्ट्री से प्रेजेंट और फ्यूचर का सफ़र तय कर रहा हूँ, और मैंने कायद आज़म को उस सफ़र में देखा है, ख़याल में, विजदान में, कि जब वो ट्रेन में थे, थके हुए थे, फ़ातिमा जिना उनके साथ थीं, और फ़ाती अपनी किताब में लिखती हैं जिस तरह उनको पुकारा करते थे कि बहुत थक चुके थे, मगर एक स्टेशन ऐसा आया 2 मिनट के लिए ट्रेन को ठहरना और सब लोगों ने घेर लिया। सारे नौजवान ज़ोर ज़ोर से डब्बे को बजाने लगे, जिना साहब, कायद, हमें कुछ नसीहत कर दें, कोई एडवाइस, कोई टिप। कायद चूँकि थोड़ी देर के लिए सो चुके थे, आँख लग चुकी थी, गफलत तारी थी, उठे और कहा कि किसने उठाया है, तो बहुत सारे नौजवान खिड़की पे खड़े हुए हैं कि कोई नसीहत, कोई एडवाइस। वो जुमला मेरी आंखों के सामने आता है कि जिस तरह तुमने मुझे उठाया है, कौम सो रही है, उसको भी जाके उठाना। वो जुमला कहने वाले, बेदार करने वाले लोग कहाँ हैं आजकल? आए उम्मीद गए वादा फ़र्दा लेकर। मामलात ये हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये प्यारा पाकिस्तान, इकबाल की ख्वाबों का ये पाकिस्तान, और उन तमाम बहनों, बेटियों, माओं का वो पाकिस्तान जिन्होंने अपनी रिदाएँ कुर्बान की ज़मीन के लिए, और वो गुमनाम क़ब्रें जिन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत की, लेकिन वो क़ब्रें आबाद कहीं और हुई। अल्लाह अल्लाह। और वो लोग जिन्होंने अपने दरवाज़े खोले, वो लोग जो यहाँ आए, उन सब का तसव्वुर हयात ये नहीं था कि सिर्फ़ एक ज़मीन का ख़ित्ता चाहिए। बकौल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कि हम ज़मीन के ख़ित्ते की बात नहीं कर रहे, हम इस खित्ते पर उस तालीमात की बात कर रहे हैं जिसके ज़रिए एक मुसलमान की पहचान हो। यहाँ बात करेंगे कश्मीरी बहन भाइयों की, लाजमी करना और मैं डॉक्टर सरूर साहब आपसे इसलिए भी कहना चाहूँगी क्योंकि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह से ओवैस ने भी कहा कि हम यहाँ पे मज़ार कायद में हैं, खुली हवा में हैं, सांस ले रहे हैं, और इससे बड़ा दिन हम जिस तरह से बना रहे हैं, हम इस दिन अपनी कश्मीरी बहन भाइयों को कैसे भूल सकते हैं जो आज भी उन पे जुल्म ढाया जा रहा है, उनको घरों से निकाल के उनके जवान बच्चों को शहीद किया जा रहा है। उनकी अभी जैसे से हम अपनी माँ बहन बेटी की बात कर रहे हैं, और वो तो दुनिया ने उनके जो भारत जो मजालिम उन पे ढा रहा है सब जानते हैं। उस हवाले से आप प्लीज़ उस पर बात करें। देखिए, जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं उनके हालात जो हमें पता चलते हैं बिल वास्ता और बिला वास्ता, वो इंतहाई तकलीफ़देह हैं, अफसोसनाक है, और जो तकलीफ़ से वो गुज़र रहे हैं शायद हम उतनी महसूस भी नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पूरी दुनिया भी खामोश बैठी है। सबको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है वो सबसे बड़ी डिक्टेटर बनी हुई है, और वहाँ पर बड़ी खूबसूरत तरीके से अब
एथनिक क्लिनजिंग हो रही है। मैं कमांडर साहब से भी कुछ वर्ड्स लेना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि गर्चे ज़ोर हवाओं ने डाल रखा है मगर चिराग ने लौ को संभाल रखा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा भी पैगाम यही है कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है। तो अपने रंग व नस्ल से बालातर होके इस मुल्क का सोचें। दुनिया में अगर हमने एक कौम बनना है तो वो इत्तेफाक से, भाईचारे से, प्यार से, मोहब्बत से, इख्तलाफात भुला के एक दूसरे को गले लगाने से बनना है। और जो निज़ाम हम चाहते हैं कि इस मुल्क में होना चाहिए, आएँ आज से कोशिश शुरू करें निज़ाम को बदलने। क्या खूबसूरत बात है। अपने घर से शुरू करें, अपनी ज़ात से शुरू करें, घर से, मोहल्ले से, शहर से, और आहिस्ता आहिस्ता ये निज़ाम बदल जाए। खूबसूरत खूबसूरत। डॉक्टर साहबा, ख़वातीन का पाकिस्तान आने वाले दिनों में कैसा देख रही हैं? आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2040 तक कैसा देख रही हैं आप? मेरा ख़्याल है कि जूँ एजुकेशन आम होगी ख़वातीन के लिए और उसके बाद काम करने के मौक़े भी आम होंगे तो यकीनन जो है ख़वातीन को उस बेहतर रोल में एक्सेप्टेंस भी मिलेगी, एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगी और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। और हाँ, ख़वातीन को इन रोल्स के साथ ये याद रखना ज़रूरी है कि हमारे लिए अव्वल और आखिर वही है जो कायदे-आज़म ने और सब ने कहा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आप जितनी तरक्की करें, जितने बेहतर मौक़े तक पहुँचें, अपनी असल को और अपने लिए आला तरीन मयार जो हमारे लिए हैं, हज़रत खदीजा हैं, हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, हमारे लिए मयार हमेशा वही रहेगा। अगर हमारे लिए फ़ेमिनिज़म का मयार भी है तो वही रहेगा। वो मगरिबी मयार या वो सब चीज़ें हमारा कभी भी हमारे लिए रोल मॉडल्स नहीं हो सकती क्योंकि उसने उनको भी ज़्यादा नुकसान ही पहुंचाया है। और वक्त ने बताया है कि तरक्की ज़रूर करें लेकिन अपनी इक़दार को, जो अच्छी इक़दार और अच्छी रिवायात हैं, उनको याद रखें। आज अगर यहीं से जो एक बात हमने अपने पूरे शो में बार बार हमेशा रिपीट करते भी आए कि मायूसी वाली हमने बात की कि प्लीज़ आप मायूस बिल्कुल भी ना हो, ज़िंदगी के किसी शोबे में भी हैं आप उस काम के साथ सिंसियर रहें, उस चीज़ के साथ, क्योंकि जब आप सिंसियर रहेंगे अपने साथ ही आप खुद दयानतदारी के साथ काम करेंगे तो फिर आप डिलीवर कर सकेंगे। और मेरे ख्याल से वैसे हमारे लिए बड़ी बात है कि आज सारे मेहमान हमारे साथ आए तो हम शुक्रिया भी उन सबका अदा करना चाहेंगे। सामईन का भी शुक्रिया कहते हैं, नाजरीन का भी शुक्रिया कहते हैं, कायदीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, ख्वाब से ताबीर तक की ये मंजिल। और एक अहद वफ़ा है कि पैमान है जिसको हमने बरकरार रखना है, तसलसल देना है, दवाम देना है। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, अपने से बढ़ के ख्याल रखना है मुल्क पाकिस्तान का, इस अहद के साथ कि ए अर्ज़ वतन तुझसे जो मंसूब ना होंगे, हमको वो इरादे कभी महबूब ना होंगे। और वैसे इसके साथ ही मैं चाहूँगी हम सब बैठे एक नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद।